एक ऐसा इंसान जो फिल्मों से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन उसे वहाँ काम करने का मौका नहीं मिला, तो दिहाड़ी मजदूर बन जाता है अपने जीवन यापन करने के लिए। फिर ऐसा क्या कारण था कि वो एक देहाती मजदूर से इंडिया के सबसे बड़े सीरियल किलर में से एक बन जाता है? वो सीरियल किलर आखिर था कौन? उसका माइंडसेट कैसा होगा? किस तरीके से वो लोगों को अपना शिकार बनाता था? और क्या उसे हमारे पुलिस और नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था? साल था 1955, जब गौरी शंकर शख्स का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से ज़िले वेल्लोर में हुआ। इसका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था और इसका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। बचपन से ही उसे फिल्में देखना काफ़ी पसंद था। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका फिल्म देखने का शौक़ भी बढ़ने लगा और बड़े होकर वो इसी फिल्मी दुनिया में काम भी करना चाहता था। इसका बचपन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन अब बारी आती है काम करने की, कुछ पैसा कमाने की और अपने सपनों को पूरा करने की। गौरीशंकर काम की तलाश में वेल्लोर से मद्रास आता है। ये वही मद्रास है जो कभी तमिलनाडु के लोगों का सपनों का शहर हुआ करता था, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। उसने शुरुआत में कई छोटे मोटे काम किया, कभी किसी राजमिस्त्री के हेल्पर के रूप में, तो कभी पेंटर का काम। अभी तक उसके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि वो इन कामों से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था। अधिक पैसा कमाने की चाहत में उसने एक ऑटो रिक्शा खरीदा और उसे चलाना शुरू किया। 1980 के दशक में तमिलनाडु की राजनीति स्थिर नहीं थी, काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। सरकार ने वहाँ शराबबंदी लागू किया, यानी कि कानूनी रूप से शराब बेचना और ख़रीदना दोनों ही अपराध था। लेकिन ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि जब किसी भी आइटम के ऊपर में बैन लगाया जाता है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। गौरीशंकर ने भी यही किया। इस शराबबंदी का उसने फ़ायदा उठाया और अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए उसने ब्लैक मार्केट में अवैध शराब बेचना शुरू किया। वो दिन के उजाले में शराब तो बेचता ही था, लेकिन रात के अंधेरे में भी बेखौफ होकर पूरे मद्रास शहर में ऑटो से घूम घूम कर शराब बेचा करता था। और ऑटो के शराब बेचने के धंधे ने उसे एक नया नाम दिया। अब वो गौरी शंकर से ऑटो शंकर बन चुका था। जब वो ऑटो में शराब बेचता था, तभी कई लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और ले आने का काम भी करता था कभी कभी। कुछ ही समय बाद तमिलनाडु सरकार ने शराबबंदी से रोक हटा ली। शराबबंदी से रोक हटाने के बाद अब गौरीशंकर को इस धंधे से उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था जितना कि वो पहले करता था। अब तक उसने कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों से भी अपना साठगांठ कनेक्शन बना चुका था। उसने धीरे धीरे अवैध शराब की तस्करी का काम बंद किया और सेक्स रैकेट का काम शुरू किया। दबे मुंह यह भी कहा जाता है कि वो नेताओं और पुलिस अधिकारियों के लिए भी लड़कियों का सप्लाई करता था। इन लोगों ने भी कहीं न कहीं ऑटो शंकर का साथ दिया इसके धंधे को आगे फैलाने में। उसने अवैध शराब और सेक्स रैकेट के धंधे से काफ़ी पैसा कमाया और अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगा। अब तक उसे शराब और सेक्स दोनों की लत लग चुकी थी। आगे चलकर पुलिस के मुताबिक गौरीशंकर ने शराब पीने के बाद कई लड़कियों का रेप भी किया। ऑटो शंकर ने पहला मर्डर ललिता नाम की लड़की की। यह वही ललिता है जो कभी उसके सेक्स रैकेट में काम किया करती थी। एक दिन मौका पाकर ललिता ने उसके ही गैंग में काम करने वाले एक लड़का जिसका नाम सुधालाई था, उसके साथ भाग जाती है। जब ये बात ऑटो शंकर को पता चला तो उसने इन लोगों से बदला लेने का प्लान बनाया। उसने किसी तरह इन दोनों का पता लगाया और सबसे पहले ललिता से सुलह करने के लिए अपने पेरियार नगर स्थित एक घर बुलाया और उसे वहीं मारकर
उसी घर के अंदर में गाड़ देता है। बाद में उसने इस घर को काफ़ी कम पैसों में एक विधवा औरत को किराए पर दे देता है ताकि किसी का कोई शक ना हो उसके ऊपर। जब सुधालाई ने शंकर से ललिता के बारे में पूछा तो उसने कहा ललिता अभी कुछ वीआईपी कस्टमर के साथ ऑल इंडिया टूर पे गई है। कुछ दिनों बाद उसने सुधालाई को भी मारने का प्लान बनाया और अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब वह शंकर के घर आया तो शंकर ने उसे काफ़ी शराब पिलाया और उसे आग में जलाकर मार दिया। इसके बाद उसके अस्थियों को समुद्र में फेंक दिया। ऑटो शंकर ने तीसरा मर्डर तब किया जब सुधालाई का एक दोस्त जिसका नाम रवि था, रवि को ये पता चल चुकी थी कि सुधालाई का मौत के जिम्मेदार ऑटो शंकर ही है। लेकिन जब शंकर को ये सारी बातें पता चला तो उसने रवि को भी मार डाला। अब तक वो 3 लोगों की जान ले चुका था, लेकिन अभी भी उसे कोई डर नहीं था और बेखौफ होकर अपने सेक्स रैकेट का धंधा अपने गैंग के साथ मिलकर बहुत अच्छे से चला रहा था। आप इन्हीं सब बातों से पता लगा सकते हैं कि गौरी शंकर का पहुंच उन दिनों कहां तक होगा। इसके बाद एक और घटना घटती है जब मई 1988 में 3 लड़के उसके अड्डे पे आते हैं, उसके लड़कियों का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उनसे पैसा मांगा जाता है तो वो तीनों लड़के देने से मना कर देता है। दरअसल ये तीनों लड़के उसके विरोधी गैंग का था। पैसा उसने नहीं दिया। इधर शंकर काफ़ी गुस्से में था और उसने अपने गैंग के साथ मिलकर उन तीनों लड़कों को पीटते पीटते मार देता है। इन्हीं तीनों में से एक का नाम संपत था। संपत की पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए कि संपत कई दिनों से लापता है, गायब है, लेकिन पुलिस की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिलता है। तब संपत की वाइफ अपने एक पड़ोसी से मदद मांगती है। उसका पड़ोसी एक जर्नलिस्ट हुआ करता था एंड उस जर्नलिस्ट ने उसकी मदद भी की, एक आर्टिकल भी छपवाया न्यूज़पेपर में, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं मिला उनको। नेता और पुलिस दोनों के सपोर्ट से अभी तक ऑटो शंकर तमिलनाडु के कई जगहों पे अपने सेक्स रैकेट का धंधा बढ़ा चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कितना भी मोटा क्यों ना हो, एक ना एक दिन फूटता ही है। गौरी शंकर के साथ भी यही हुआ। जब 6 दिसंबर 1988 में एक लड़की के किडनैपिंग का प्रयास किया गया, लेकिन वो लड़की किसी तरह वहाँ से बच निकलती है और अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो उसमें नाम आया गौरी शंकर का, वही गौरी शंकर जो सेक्स रैकेट, शराब, इन सारे का पर्याय बन चुका था। पुलिस ने ऑटो शंकर को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वह अपने पावर और पॉलिटिकल कनेक्शन के वजह से जल्द ही बेल ले लेता है। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन की मृत्यु हो गई और राज्य का पूरा शासन तत्कालीन राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर के हाथों में आ गया। इसी समय एक और घटना हुई। तमिलनाडु में अचानक 9 लड़कियां गायब हो गई। इन गायब लड़कियों के परिजन राज्यपाल से मिलते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर एक एसआईटी का गठन कराते हैं इस मामले की जांच के लिए। इस एसआईटी में एक आरी नाम के पुलिस ऑफिसर की तैनाती की जाती है, उसे शामिल किया जाता है। वो ऑटो शंकर को पर्सनली एंड प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छे से जानता था। पुलिस के ऊपर काफ़ी राजनीति दबाव थी इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। अब तक पुलिस भी ऑटो शंकर से काफ़ी परेशान हो चुका था। पुलिस ने ऑटो शंकर को गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले उसके गैंग मेंबर को रिमांड पर लिया और काफ़ी इंटरोगेशन के बाद उसके गैंग का एक मेंबर था जिसका नाम एल्डीन था, उसने सारे राज उगल दिए। उसने पुलिस को काफ़ी अहम जानकारियां बताई। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान 5 लाशें मिली और साथ ही साथ जब उसके घर की जांच किया गया तो उस घर में एक डायरी भी मिला।
उस डायरी में कई बड़े पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिशियन का नाम था जिससे ऑटो शंकर का कनेक्शन था। इन सबूतों के आधार पे पुलिस ने ऑटो शंकर और उसके जो गैंग मेंबर जितने भी थे सारे को मद्रास सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। इधर कोर्ट में ट्रायल भी चलती रही, लेकिन कुछ ही समय बाद ऑटो शंकर अपने 4 साथियों के साथ मद्रास सेंट्रल जेल से भाग जाता है। आगे जांच में पता चला कि 3 महिला वार्डन ऑटो शंकर को जेल से भगाने में मदद की थी। मद्रास सेंट्रल जेल से भागने की घटना पुलिस और जेल प्रशासन दोनों के लिए काफ़ी शर्मनाक थी। सारे आला अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है और पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद ऑटो शंकर को उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार करता है। ये तीसरी गिरफ्तारी थी उसकी। 6 लोगों को मारने के लिए कोर्ट ने गौरी शंकर और उसके 2 अन्य साथियों को 31 मई 1991 को मौत की सज़ा सुनाई। वहीं इसके एक भाई और 5 अन्य साथियों को उम्र कैद की सज़ा। ऑटो शंकर ने मर्सी पिटीशन भी डाला था, लेकिन जेल से भागने के बाद उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने उसका मर्सी पिटीशन खारिज कर दिए और अंततः 27 अप्रैल 1955 को गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को सालेम जेल में फांसी दी गई। इस तरह ख़त्म होता है एक सीरियल किलर की कहानी। आपको ये मेरा पहला एपिसोड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।